Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने आसपास चुनावी गहमागहमी आपको अब बढ़ती हुई दिख रही होगी। पहले चरण का मतदान होने वाला है। पूरे देश में इस समय एक चुनावी माहौल है। इस बीच में मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी थोड़ी पुरानी ज़रूर है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से आपको इसमें दिलचस्पी होगी, क्योंकि वैसी मिलती जुलती घटनाएं इस समय भी हो रही हैं। ये कहानी 2016-17 की है और इसके प्रमुख किरदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीएसपी की अध्यक्ष बहन मायावती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग, चुनाव आयोग, इन सब के अफसर और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, ये सब इस कहानी के किरदार हैं। ये कहानी शुरू होती है 8 नवंबर 2016 को, सर्दियों का दिन। याद कीजिए उस दिन क्या हुआ था। शाम में, बल्कि रात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से टेलीविज़न चैनलों पर आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद से जो 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोट्स हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। और इस तरह से डिमोनेटाइजेशन उस दिन अनाउंस हुआ था। तो 500 और 1000 रुपये के नोट का मतलब इंडियन टोटल जो करेंसी का सिस्टम है उसमें 86% जो नोट हैं वो उस रात के बाद से वो बेकार हो गए। ये घोषणा हुई। तो इसके बाद आप सब लोगों ने, बिजनेसमैन ने, कॉरपोरेट्स ने, ट्रस्ट एसोसिएशंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपना जो कैश है, पुराने नोट्स हैं, वो जाकर बैंक में जमा कर दें। तो सारे लोगों ने, हम सारे लोगों ने और सारी पार्टियों ने, कंपनियों ने, सब ने ये काम करना शुरू किया और सबका पैसा एक तरह से बैंक में चला गया। एक डेट उसकी फिक्स हुई कि इसके बाद और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा था वो बैंक के अंदर चला गया। अब ये सब हो जाने के बाद 26 दिसंबर को एक खबर सारी वेबसाइट्स पर बहुत तेज़ी से फैलती है। अगले दिन अखबारों में, कई अखबारों की फर्स्ट हेडलाइन के रूप में आती है कि बीएसपी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान 104 करोड़ रुपए दिल्ली के करोल बाग में यूबीआई बैंक में पैसा जमा कराया है और इस पैसे पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग की नज़र है। तो ये खबर आती है कब? 26 दिसंबर के दिन ये खबर आती है। 26 दिसंबर को जैसे ही ये खबर आती है पूरा देश चौंकता है। खबर कुछ इस अंदाज में आती है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से ये खबर लीक होती है। तो खबर कुछ इस अंदाज में आती है जैसे कि बीएसपी का कोई गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और ईडी ने पकड़ लिया है। इस अंदाज में खबरें छपती है। अगले दिन बहन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि सभी पार्टियों ने जिस तरह अपना पैसा जमा कराया है वैसे ही हमने अपना पैसा जमा कराया है। इसका सारा हिसाब हमारे पास है। ये बिल्कुल फेयर पैसा है और हमने सही तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए पैसा हमने जमा कराया है। इस बीच में इस पैसे की जांच इनकम टैक्स विभाग को सौंप दी जाती है, क्योंकि चुनावी चंदे से जुड़े हुए जो मामले होते हैं इनकी जांच इनकम टैक्स विभाग करता है। तो ये खबर आकर एक तरह से 1-2 दिन खबर छाई रहती है और उसके बाद चली जाती है। इसके बाद 4 जनवरी को, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 7 दिन बाद, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है। विधानसभा चुनाव की कई राज्यों में, और इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी घोषित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे। तो अब स्थिति क्या है? बाकी पार्टियों के पैसे अपने अपने बैंक में हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बीएसपी का जो मेन खाता है, मेन जो अकाउंट है, वो इनकम टैक्स और ईडी की निगरानी में चला जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि बैंकों से पैसे निकालने पर एक लिमिट भी लगी हुई होती है कि आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। वो धीरे धीरे वो लिमिट बढ़ती है। तो ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव, देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव, एक ऐसी स्थिति में होता है जब बीएसपी अपने पैसे का इस्तेमाल कर ही नहीं पाती है और बाकी पार्टियां अपने पैसे का इस्तेमाल कर पाती हैं। ये एक अनइवन स्थिति है, एक असमान स्थिति है और इसमें ये चुनाव होता है। चुनाव के नतीजा आता है और चुनाव का नतीजा आता है बीएसपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये पैसे कम थे इस वजह से चुनाव के नतीजे ऐसे आए, लेकिन ये एक फैक्टर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये शोध का विषय है कि कितना असर इसका पड़ा होगा। तो
बीएसपी लगभग कंगाली की स्थिति में इस चुनाव को लड़ती है। अब इस चुनाव का नतीजा कब आता है? 11 मार्च को इस चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। 11 मार्च को नतीजा आने के 2 दिन बाद 13 मार्च को रिजर्व बैंक बैंकों से रुपए निकालने की लिमिट हटा देता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरबीआई ने यह लिमिट उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ही लगाई थी, लेकिन ये एक संजोग हो सकता है। और टाइमिंग्स आप देखें तो बहुत दिलचस्प है कि पूरे चुनाव के दौरान लिमिट लगी रहती है और चुनाव का नतीजा आने के 2 दिन बाद वो लिमिट हटा दी जाती है कि अब आप चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं बैंकों से। इसके बाद 2 महीने बाद चुनाव आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बताता है कि बीएसपी का जो पैसा था 104 करोड़ रुपया जो दिल्ली के बैंक में था, उस पैसे में कोई अनियमितता, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उस पैसे में उस पैसे को जमा करने की प्रक्रिया में भी कोई गलती नहीं थी और इस तरह से क्लीन चिट चुनाव आयोग बीएसपी को देता है। तो इससे अब कई सारे प्रश्न उठते हैं। क्या ईडी ने जानबूझकर सिर्फ बीएसपी के खाते पर जांच बैठाई? क्योंकि पैसा तो सबने जमा किया था, जांच सिर्फ बीएसपी की हुई। और वो जांच इतनी तेज़ी से क्यों नहीं की गई कि चुनाव के दौरान वो जांच पूरी हो जाती और वो क्लीन चिट अगर मिल जाती तो बीएसपी उस पैसे का इस्तेमाल करती जैसे तमाम पार्टियां अपने खाते के पैसे का इस्तेमाल करती हैं। तो बीएसपी इसमें बहुत डिसएडवांटेज की स्थिति में रहती है और इस स्थिति में बीएसपी को चुनाव में जाना पड़ता है। तो ये एक जो अब इस समय अब इस कहानी को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और आज की स्थिति में लौटता हूँ। इस समय देश के कई हिस्से में जो ईडी है, इनकम टैक्स विभाग है, ये बैंक में जो राजनीतिक दल हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उस पर छापे और रेड डाले जा रहे हैं। गाड़ियों की जांच हो रही है, लोगों के ऑफिसेज जांच किए जा रहे हैं। खास करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आसपास के लोगों पर कई तरह की जांच हुई है। तो ये जो जांच है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमेशा बहुत निर्दोष और बहुत साफ़ सुथरा मामला नहीं होता है। इस वजह से आप पाएंगे कि अभी इलेक्शन कमीशन ने फिनांस मिनिस्ट्री, चूँकि उसके अधीन इनकम टैक्स और ईडी आता है, तो उनको कहा है कि आप पक्षपातपूर्ण ढंग से रेड न डालें। ये कहना अपने आप में ही ये साबित करता है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से रेड डाले जा सकते हैं। बीएसपी का उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ईडी और इनकम टैक्स की चुनाव के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों का राजनीतिक मतलब हो सकता है। ये कहना मुश्किल है कि इस समय जो रेड डाले जा रहे हैं वो राजनीतिक उद्देश्य से डाले जा रहे हैं कि नहीं। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि बिल्कुल राजनीतिक तरीके से डाले जा रहे हैं। चिदम्बरम ने तो ये भी कहा कि हमारे पूरे चुनावी अभियान को प्रभावित करने के लिए रेड डाले गए हैं। तो इसकी सत्यता की जांच तो एजेंसियों को करनी होगी। मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले कम से कम एक वाकया बीएसपी के साथ ऐसा हो चुका है, जबकि जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों से एक दल को गंभीर नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो रेड वगैरह डाले जा रहे हैं, उसको देखते हुए कृपया आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये राजनीतिक उद्देश्य से इसके पीछे हो सकता है और इसका पता बाद में चल सकता है। जैसे कि ईडी और इनकम टैक्स ने क्या किया, इसका पता बीएसपी को क्लीन चिट की शक्ल में 2 महीने बाद आता है। उसके बाद बीएसपी का वो सारा पैसा बीएसपी के पास लौट आता है, 104 करोड़ रुपए। लेकिन बीएसपी उस पैसे का क्या करे, जबकि उस पैसे का जो सबसे ज़रूरी इस्तेमाल जिस समय हो सकता था, उस समय उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। तो ये जो रेड का मामला है, ये कई बार राजनीतिक मामला हो सकता है। तो कृपया इस पर इस नज़रिए से भी इस तरह के सारे मामलों को देखें। मुझे खुशी है कि आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं। आपके बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स मेरे पास यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी मुझे मिलते हैं। तो कृपया अपने कमेंट्स करते रहें और यूट्यूब में जो प्रिंट का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए।